नमस्कार दोस्तों। अतुल सुभाष केस के बाद सवाल उठते हैं हमारी न्यायपालिका पे, सवाल उठते हैं पुरुषों के अधिकारों पे। देखिए, ये है अतुल सुभाष जिन्होंने आत्महत्या की और आत्महत्या करने से पहले इन्होंने एक 90 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया और 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा। इस 90 मिनट के वीडियो में और 24 पन्नों का ये जो सुसाइड नोट इन्होंने छोड़ा, इसमें इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है कि इनके साथ क्या क्या हुआ और क्यों इन्होंने आत्महत्या की। देखिए, सोशल मीडिया पर इनका एक सुसाइड नोट सर्कुलेट हो रहा है, तो इस सुसाइड नोट पर इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इनकी पत्नी ने इन पे झूठे आरोप लगाए और 3 करोड़ रुपये, ठीक है, 3 करोड़ रुपये की डिमांड की। देखिए, इन पे ओवरऑल 9 केसेस इन पे लगाए गए थे इस बीच, तो ये इन 9 केसेस में उलझे हुए थे। ये सारे के सारे जो एलिगेशंस लगाए थे, इनकी वाइफ ने लगाए थे, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। देखिए, दहेज मांगने का एलिगेशन पे लगाया था और भी बहुत सारे एलिगेशंस थे जिनको मैं अभी फिलहाल इस वीडियो पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। और 3 करोड़ रुपये की डिमांड की थी। इनकी पत्नी इनके बच्चे को लेकर चले गई थी और ठीक है, बच्चे की मेंटेनेंस उसके पालन पोषण के लिए हर महीने पैसा मांगा करती थी। तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे और जब केस फैमिली कोर्ट में गया तो फैमिली कोर्ट में जो जज थी, ठीक है, जिनका नाम रीता कौशिक बताया जाता है, उन्होंने इनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की सेटलमेंट कराने के लिए। ये सारी बातें इन्होंने अपने इस नोट पे लिखी हैं, जो 24 पन्नों का इन्होंने नोट छोड़ के गए थे, ठीक है, उस पर इन्होंने सारी बातें लिखी हैं और अपने वीडियो में इन्होंने सब कुछ डिस्कस किया है। देखिए, इन्होंने मरने से पहले एक ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया था जिसपे इन्होंने एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इनको टैग किया। ये ठीक है, पूरे वैश्विक स्तर पे लोगों का ध्यान ऐसी सिचुएशंस की तरफ मोड़ना चाहते थे जहां एक पुरुष का मानसिक प्रताड़न किया जाता है। क्योंकि देखिए, हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करती हैं और ठीक है, ये वेलफेयर के लिए काम करना भी चाहिए क्योंकि पहले से महिलाओं पे ठीक है अत्याचार होते रहा, उनका शोषण होते रहा। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो महिलाओं के वेलफेयर पे काम करती हैं, लेकिन पुरुषों के वेलफेयर पे कौन सी संस्था काम करती है? पुरुषों के वेलफेयर के लिए कोई एक ठीक है पर्टिकुलर बॉडी नहीं है जहाँ पे को इस टाइप के मुद्दे उठाए जा सके। तो ऐसे में जब सारे कानून महिलाओं के पक्ष में है तो कभी कभार कुछ महिलाएं इनका गलत फ़ायदा भी उठा देती हैं। तो इन्होंने बताया था कि ये जो सारे आरोप इन पर लगे थे, ये झूठे आरोप थे और ये झूठे आरोपों में इस तरीके से फंस चुके थे कि बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। तो इन्होंने लास्ट में एंड मोमेंट पे 90 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा और एक ट्वीट किया और इन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, सुसाइड करने से पहले एक NGO को इन्होंने फ़ोन भी किया था। जब तक NGO पुलिस को ही बताती और पुलिस वहाँ तक पहुँचती तब तक ये मर चुके थे। देखिए, ऐसे में कुछ सवाल पैदा होते हैं कि किस तरीके से हमारी न्यायपालिका काम करती है। जो जज थी, उन्होंने जब 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी तो इससे क्या लोगों का न्यायपालिका पे भरोसा रहेगा या फिर न्यायपालिका से भी उनका भरोसा उठेगा? और जो जजेस हैं, क्या जजेस को हटाया जा सकता है, क्या उन पर कार्रवाई की जा सकती है? इन सारी चीज़ों को मैं एक बार यहाँ पे को डिस्कस करूँगा। देखिए, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 में क्या है उस चीज़ को देखिए। जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 124 पे है। ये है वो जज जो फैमिली कोर्ट की जज थी जिनके पास मैटर गया था, ठीक है, रीता कौशिक इनका नाम है। तो जो वीडियो था, वीडियो में ठीक है, वीडियो में अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी के पिता, ठीक है, उनके चाचा और उनकी माँ, उनकी माता और जो जज है रीता कौशिक, इन सब पे आरोप लगाए हैं। तो देखिए, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 ठीक है 4 और 124(5), इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और अनुच्छेद 217 इसके तहत हाई कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, इनको राष्ट्रपति के आदेश से उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसकी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है, एक बार उस चीज़ को समझिए। देखिए, जो न्यायाधीश है, अगर उनको हटाना है तो उनके लिए क्या लाया जाता है? महाभियोग लाया जाता है, ठीक है। संसद में क्या करना होता है? महाभियोग प्रस्ताव पारित करना होता है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, प्रस्ताव जो है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों जगह पेश किया जा सकता है, ठीक है। प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पेश किया जा सकता है। लोकसभा में अगर इसको पेश करना है तो 100 सदस्यों की जरूरत होती है। 100 सदस्यों के प्रस्ताव पे लोकसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा में ठीक है महाभियोग का प्रस्ताव जो पेश किया जाएगा उसके लिए कम से कम 50 सदस्यों की क्या होती है? जरूरत होती है। जब 50 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे तब जाके क्या होगा? राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा और 100 सदस्यों के हस्ताक्षर पे लोकसभा में प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश हुआ तो उसके बाद जो स्पीकर है, ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष है, वो एक कमेटी गठित करेंगे जो इस बात की जांच करेगी कि जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं, ठीक है, जज पे, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज पे जो भी आरोप लगाए गए हैं, क्या वो आरोप सही है या गलत है? ठीक है, सही है या गलत है? इसके लिए क्या होगा? एक कमेटी गठित की जाएगी और ये जो कमेटी गठित की जाती है, इस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। पहले जो मेंबर होते हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित कोई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, ठीक है। दूसरे जो इसमें मेंबर होते हैं
दूसरे मेंबर होते हैं किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरे जो इसमें मेंबर होते हैं, ठीक है, वो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होने चाहिए। विधिवेत्ता मतलब उनको, ठीक है, कानून की अच्छी ठीक है, अच्छा नॉलेज, कानून का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। वो कोई वकील हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। तो 3 लोगों की एक कमेटी गठित की जाती है। अब ये जो कमेटी होती है, ये कमेटी क्या करती है, ठीक है, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं, और दोनों सदनों में ठीक है रखने के बाद जो भी फैसला लिया जाएगा उसके आधार पे प्रस्ताव क्या होगा, पारित होगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के साइन होंगे और जजेस को उनके पद से हटाया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत कठिन है। इस प्रक्रिया को जानबूझकर कठिन बनाया गया है। जानबूझकर इसलिए कठिन बनाया गया है ताकि जो जजेस हैं उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना पड़े। क्योंकि देखिए, अगर प्रक्रिया आसान होगी, मान लीजिए ठीक है, जजेस को हटाने की प्रक्रिया बहुत आसान बना दी जाएगी, तो उन पर पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। और कैसा पॉलिटिकल प्रेशर आएगा कि देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर इस तरीके का आएगा कि आप हमारा ये काम करिए, अदरवाइज आपको इस पोस्ट से हटा दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके के प्रेशर आएंगे। तो इसलिए इनको हटाने की जो प्रक्रिया बनाई गई है वो जानबूझ के कठिन बनाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके लिए भी यही प्रक्रिया होती है, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके लिए भी यही प्रक्रिया होती है। लेकिन ये जो ठीक है रीता कौशिक थी, ये फैमिली कोर्ट की जज थी, इनको हटाने की ये प्रोसेस है। तो देखिए, इनको हटाने की प्रोसेस भी ऐसी रहेगी, बट उस पर क्या होगा कि ठीक है, जो साइन होंगे वो राज्यपाल के होंगे। तो जब इनको हटाया जाएगा उसके बाद ही इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी। तो पहले इनको अपने पद से हटाया जाएगा, उसके बाद उस पर ठीक है कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी सज़ा है, देखिए न्याय मिलेगा। जो अतुल सुभाष है, इनके केस में इनको न्याय मिलेगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, इस न्याय प्रक्रिया में ऐसा ही होता है, लंबा टाइम लगता है। अब देखिए, लंबा टाइम क्यों लगता है? लंबा टाइम लगने के पीछे रीज़न है क्योंकि मौका सबको मिलता है। देखिए, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का बोलना यह है कि किसी भी बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। देखिए, भले ही कसूरवार बच जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कोई बेकसूर है तो उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये एक ठीक है तत्व है हमारी न्यायपालिका का। इस वजह से न्याय मिलने में थोड़ा सा लेट ज़रूर होता है, लेकिन न्याय ज़रूर मिलता है। तो इस केस में भी न्याय मिलेगा, थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा। देखिए, जहाँ तक रही बात जजेस को हटाने की, तो इससे पहले भी जजेस को हटाया जा चुका है, सॉरी, इससे पहले भी महाभियोग प्रस्तुत किया जा चुका है, बट आज तक महाभियोग की प्रक्रिया से कोई भी जज हटाया नहीं गया। देखिए, 1993 में सबसे पहले वी रामास्वामी जो थे, उनके अगेंस्ट ये ठीक है प्रस्ताव लाया गया था 1993 में लोकसभा में, बट ये 2/3 बहुमत को हासिल नहीं कर पाया। फिर उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे सौमित्र सेन, उनके लिए ये प्रस्ताव लाया गया था 2011 में, बट ये प्रस्ताव पारित होता उससे पहले इन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 2015 में राज्यसभा में 58 सदस्यों द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे JB पारदीवाला, इन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तो इसलिए महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। उसके बाद 2017 में जो राज्यसभा सांसदों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे CV नागार्जुन रेड्डी, इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्तुत किया था। और मार्च 2018 में विपक्षी दलों ने CJI दीपक मिश्रा, इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बट इस महाभियोग प्रस्ताव से अभी तक कोई भी जज को हटाया नहीं गया, किसी भी जज को हटाया नहीं गया। देखिए, इस केस में क्या होगा, जो भी कार्रवाई होगी ठीक है, जो भी इस केस में हुआ है, अभी तक जो भी आरोप वगैरह लगे हैं और जो भी वीडियोस वायरल हुए हैं, जो सुसाइड नोट वायरल हुआ है, इन सब की जांच होने के बाद फैसला लिया जाएगा। कार्रवाई होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। तो आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।